बाद कर औरंगजेब कर नहीं। मैं जानता हूँ कि शहरों के नाम पर महाराष्ट्र में अनेक होते हैं और उसमें कर जोड़ देते हैं और भविष्य में संभाजी कर मिलिंद जागीरदार जहागीरदार, ये सुब्रमण्यम जैसे ही और मंच में उपस्थित माननीय इस महान संस्था के ट्रस्टीगण और नासिक के आदरणीय नागरिकों, नासिक तो एक स्फूर्ति स्थान इसीलिए है कि यहाँ सावरकर पैदा हुए थे। और उनके त्याग के बारे तो सबको पता है, किंतु उनके साथ क्या अन्याय हुआ उसके बारे भी अब भविष्य में जब नए फाइल्स खुलेंगे तब बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बाद मेरा प्रोजेक्ट है कि अमेरिका में और इंग्लैंड में जो आई विटनेस रिपोर्ट्स छपे थे उसके अनुसार गांधी के शरीर में 4 गोली थे। मर्डर ट्रायल में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 गोली थे शरीर में, और गोडसे ने अपने बयान में कहा कि मैंने संकल्प करके आया कि 2 से ज़्यादा गोली नहीं चलाऊंगा। तो ये फर्क क्यों हुआ? क्योंकि इसके कहने पर पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी महात्मा गांधी के शरीर पर नहीं हुई, और इस मिस्ट्री के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो निकलने वाली है। उसके लिए आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो सावरकर को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी वक्तव्य शुरू करता हूँ। उन्होंने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया था जब 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पर उन्होंने पुस्तक लिखा है, जिसको हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी रीडिंग करने की आवश्यकता है। बुद्धि जी भी कहेंगे ये इंटॉलरेंस है, बट ये आवश्यक इंटॉलरेंस है। इसलिए क्योंकि अभी तक जो आपको पढ़ाई गई हमारे इतिहास के बारे, कल के बारे, आज के बारे, वो भविष्य में कल के बारे फिर होना नहीं चाहिए। इस दृष्टि से मैं अपने विचारों को रखना चाहता हूं। हम तो 700-800 साल पहले और उससे पता नहीं कब हमारी इतिहास शुरू हुई। निश्चित तौर पर जो नक्षत्र हैं पुराण में जिसका जिक्र, उसके अनुसार महाभारत 5000 साल से ज्यादा है, रामायण 7000 साल से ज्यादा है, ऋग्वेद का तो कोई अंत ही नहीं है। और इसीलिए ये एक लंबा संस्कृति की देश है। यूनेस्को ने एक बार सारे संस्कृतियों का विवरण बनाई थी और उसमें गिनती में 46 संस्कृति उन्होंने उल्लेख किया। और इस 46 संस्कृतियों में उन्होंने देखा कि 45 गायब हो गए। ग्रीस चले गई, रोम चले गई, इजिप्ट की संस्कृति चले गई, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ईरान, ज़ोरास्ट्रियन की ईरान, सब संस्कृति समाप्त। उसके जगह में कुछ नई आई जिसका कोई संबंध नहीं है पहले संस्कृति से।
इस 40 में एक ही है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अटूट है, लगातार चल रही है, वो है हिंदू संस्कृति हमारे देश में। मैं इसको हिंदुस्तानी संस्कृति कहने के लिए तैयार हूं, यदि मुसलमान मान ले कि उनका पूर्वज हिंदू है, यदि वो कहे कि मेरा पूर्वज गोरी और गजनी है, तो फिर मैं कहूंगा हमारी देश हिंदू संस्कृति का देश है। परंतु मैंने देखा है कि मुल्ला को छोड़कर अधिकांश 95% मुस्लिम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि उनका पूर्वज हिंदू है। यदि वो स्वीकार करेंगे तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय एक समुदाय जो बन रही है ISIS के नाम से, उसका कभी हिस्सा नहीं बन सकते। वो हमारी परिवार के हिस्सा होंगे और इसीलिए वो हमारे अपने होंगे। हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति ये थी कि कोई भी हमारे देश में जुड़ता है उसको अपना मानते हैं। पारसीज जिसको कहते हैं, ज़ोरास्ट्रियन धर्म के अग्नि पुजारी, उनके बारे आजकल रिसर्च आ रही है कि वो पहले हिंदुस्तान से ही ईरान गए थे और फिर जब इस्लामिक प्रहार हुआ तो वो उनका मारकाट हुआ, तो इसीलिए वो दुनिया भर के कोने कोने में भागे और हिंदुस्तान भी आए और दुनिया में और जगह में जहाँ गए वो मिट गए। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे शंकराचार्य द्वारका के और वहाँ के राजा जिनका नाम था जादा राणा, उन्होंने इनका स्वागत किया। उनके लिए मंदिर, उनकी जो थी अग्नि मंदिर, वो बना के दिया, उनको रहने के लिए दिया और सिर्फ 5 शर्त रखे थे जो आज जो पारसी हैं आज भी इसको मानते हैं। नंबर 1, वो पर्शियन नहीं बोलेंगे, गुजराती बोलेंगे। वो पर्शियन कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो हिंदुस्तानी कपड़ा पहनेंगे, जैसे साड़ी और जो कुर्ता है, धोती है। और तीसरा कि वो अपने शस्त्र को सबको उतार देंगे। चौथा, गाय माता को छुएंगे नहीं। और 5वां कि जब उनकी विवाह होती है तो 3 संस्कृत श्लोक का उस पर जपेंगे, जिसको आज भी वो उनके विवाह में जपते हैं। तो इन 5 इसको के बाद वो इतनी हिस्सा बन गए, आज सिर्फ 60,000 ही हैं, सिर्फ 60,000 पारसी हमारे देश में। परंतु देखिए हमारे कितने पद में बैठ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एस.एच. कापड़िया, वो चीफ जस्टिस थे। हमारे कमांडर चीफ ऑफ द आर्मी मानेकशॉ थे। हमारे अटॉर्नी जनरल सोरी स्वराज जी थे। एयरफोर्स के चीफ फाली मेजर थे। तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो नहीं बैठे और उनकी जो 60,000 के अनुपात में तो कई गुना उनको यहाँ हमारे देश में स्थान प्राप्त हुई। और कभी हमारे हिंदू समाज से इस पर कोई घृणा नहीं हुई कि इतने छोटे समुदाय को इतने क्यों अनुपात में देना चाहिए, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। और जब अंग्रेज छोड़कर जा रहा था, उन्होंने इन पारसियों को कहा कि आप बड़े छोटे समुदाय हैं, ये बड़ा समुद्र हिंदू धर्म जो है, हिंदू समुदाय वो आपको खा जाएगा। इसीलिए जैसे एंग्लो इंडियन के लिए हमने रिजर्वेशन की है पार्लियामेंट में, आपके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट में। तो पारसी की लोगों ने उनको जवाब दिया, 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, आपकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यहूदी, जूस जिसको कहते हैं, वो दुनिया में उनका मारकाट होते रहा। आखिर में इजराइल बना। उनके लोग जब हमारे देश भाग के आए, उनको हमने स्वागत किया। उनको कोचीन में और बम्बई में उनको हमने उनकी सिनागॉग जो उनकी मंदिर है उसको बना के दिया और हमारे समाज में रहे। अभी एक जनरल जिनकी देहांत हुई थी, जेकब, वो उसी समुदाय के थे। उन्होंने ही हमें बांग्लादेश के लिए, उन्होंने बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई, वो उनकी आखिर में जो उनकी योगदान है उसको अभी तक लिखा नहीं है। जब हमारी फौज ढाका की तरफ जा रही थी, तब
रशिया के दबाव बहुत जबरदस्त आई इंदिरा गांधी पर कि अमेरिका के जहाज आ रही है, हम लोग आपको पूरा समर्थन नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए ढाका को मत कब्जा कर लिए, वहीं रुक जाइए जहाँ है। तो इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ को कहा था कि इस जेकब को बोलो आगे ना बढ़े, और जेकब को पता लग गया कि ऐसा संदेश आ रहा है, तो उसने वो टेलीप्रिंटर में पानी डाल दी ताकि कोई मैसेज नहीं आ सकेगी, और जाका की जो उन्होंने और नियाज को जो गिरफ्तार की वो उनकी योगदान थी। और पाकिस्तान का कंप्लेंट क्या था, ये जानबूझकर इन्होंने जेकब को भेजा क्योंकि वो यहूदी थे और इसीलिए हमारी मुसलमान की भावना पर चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जेकब भेजा। बाद में जेकब बीजेपी में शामिल हुए, हमारे गवर्नर बने, उनको सम्मानित करने की आवश्यकता है और होगा भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब इजराइल बना तो उस समय इजराइल ने कहा दुनिया भर के सारे जो यहूदी हैं वो हमारे देश में वापस आ सकते हैं, तो हमारे देश से भी बहुत लोग गए। लेकिन जब इजराइल ने अपनी संविधान की प्रस्ताव पास की पार्लियामेंट में, पहला प्रस्ताव उन्होंने उसके बाद पास की, उसने क्या कहा उस प्रस्ताव में, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी की शोषण नहीं हुई हमारी यहूदियों की। और इसी हिंदू समाज को आज हमें टॉलरेंस का भाषण दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जिसका फायदा उठाया है हमारे हिंदू समाज की उदारता के लिए, उन्हीं वो ही हमें भाषण दे रहे हैं। ये हमारी संस्कृति थी। और ये नहीं कि हम तो लगभग 100% थे उस समय, और हमने सीरियन क्रिश्चियंस को आमंत्रित किया, अरब ट्रेडर्स भी जो केरल में आए थे उनको हमने आमंत्रित करके उनको बसाया। आक्रमण जब हमारे साथ हुई, पहले विदेश से आए हुए मुसलमान और बाद में विदेश से आए हुए क्रिश्चियन, इनकी जो 1000 साल की जो हमारे ऊपर प्रहार हुई, उन्होंने भारत देश को कभी गुलाम नहीं कर सके। कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी, कहीं विजय हुआ, जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के कारण सारा देश में एक विश्वास हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। और एक तो छोटे गलती के कारण, यदि उस समय अंग्रेज नहीं आते तो मुगल राज को समाप्त करके मराठा की राज दिल्ली में स्थापित होती। यह है सही किया। अंग्रेज हमें बचाने के लिए नहीं आए। अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि मराठा की जो शक्ति बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने फिर अपने आप जो व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने शस्त्र उठाया और आखिर में फिर भी उनके विरुद्ध में लड़ते रहे। ये जो लड़ते रहे कि जो हमारी इतिहास है, जो आज की इतिहास की पुस्तक में नहीं है और जिसको लिखने की आवश्यकता है। और सिर्फ शिवाजी ने लड़े, राणा प्रताप लड़े, हारे, बट वो कभी झुके नहीं। आखिर में उनको घास की रोटी खानी पड़ी, घास को सूखा करके उसको पेस्ट करके चपाती बना के रहे जंगल में। तब उनके रिश्तेदार मान सिंह जयपुर का, जिसने समर्पण कर दिया था अकबर के सामने, वो आया था उससे बात करने के लिए। यह संदेश लेकर अकबर ने कहा राणा प्रताप को इसके जरिए कि आप अकबर को बादशाह मान लीजिए हिंदुस्तान की, और सारा जो आपकी संपत्ति है, आपकी महल है, सब वापस कर देंगे। तो यही कहा मान सिंह ने, ये मान लो। तो उनका नहीं मानूंगा। तब उन्होंने कहा कि क्या जीवन भर घास की रोटी खाओगे, क्या मिलने वाला है तुम्हें इससे? तब उसने जवाब दिया, क्या मिलने वाला, भविष्य में माँ अपने बेटे के नाम राणा प्रताप रखेंगे, पर तेरे नाम पर थूकेंगे, ये मेरे लिए काफी है। तो कहीं लड़े, कहीं जीते, पर लड़ते रहे। तमिलनाडु में कट्टाबोम्मन को फांसी दी गई थी चौराहे में अंग्रेजों ने, परंतु उसका नाम आज भी चमकता है तमिलनाडु में। इसी प्रकार से रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में, बाद में रानी झांसी, यानी हमारे देश में कोने कोने में लड़े। कई जगहों में हम विजय भी हुए, जैसे शिवाजी का तो
बाल गंगाधर तिलक को मैं धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस नाम को दोबारा उज्जवल किया। अंग्रेज तो उसको दबाने में लगे हुए थे, उसको चिकन थीफ कहते थे। जवाहरलाल नेहरू भी कहता था चिकन थीफ। जवाहरलाल नेहरू चूहे थीफ था। तो अब इसकी जो लड़ने की जो थी, उसमें हमारे देश में जो सारे जो लोग लड़े, उनका पूरा अभी तक विवरण किसी को पता भी नहीं है। आसाम में एक अहोम डायनेस्टी थी। लोग कहते हैं वो चाइनीज जैसे लगते हैं ना, वो चाइनीज नहीं, वो थाई है। थाईलैंड से आए, यहाँ हिंदू धर्म उन्होंने स्वीकार किया, हिंदू बने, फिर उन्होंने राजधानी स्थापित, एक राज्य स्थापित की। और जब मुगल आए, 2 बार मुगल आए, एक बार औरंगजेब ने फौज भेजा, उसके बाद एक फौज आई, दोनों को ऐसी पिटाई की कि कभी मुगल को जो इरादा थी कि पार करके बर्मा जाकर के साउथ ईस्ट एशिया जाने की, वो इस्लाम की जो बढ़ती हुई जो लहर थी, उसको उन्होंने रोका, और इसके बारे कोई जिक्र हमारे इतिहास में नहीं। विजयनगरम 300 साल चली हमारे देश में, और जितने जमीन उनके अधीन थी वो मुगलों से ज्यादा थी। 300 साल चली हमारी हिस्ट्री बुक में उनका क्या जिक्र है। मुगल का एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, ये सारे हैं। लेकिन विजयनगरम के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ है। वो है कि दक्षिण भारत में एक विजयनगरम साम्राज्य थी, जिन्होंने हिंदू पुनरुत्थान की नहीं है। विजयनगरम तो कर्नाटक से शुरू होकर, बीजापुर से शुरू होकर आसाम, बंगाल तक पहुंची थी, और 300 साल थी। अकबर से औरंगजेब कितना है? 150 साल। उसके लिए एक एक चैप्टर। लेकिन विजयनगरम का जिक्र नहीं, अहोम डायनेस्टी का जिक्र नहीं। गुलाब चंद जो कश्मीर की कब्जा की, तिब्बत की कब्जा की, जोरावर सिंह, इन सब का कोई जिक्र नहीं। महाराजा रंजीत सिंह, कोई जिक्र नहीं। गुरु गोविंद सिंह, कुछ जिक्र नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम कल की बात करेंगे, उसके पहले जो सही इतिहास है, इसकी लिखने की आवश्यकता है, और लिखेंगे जरूर। मुझे एक स्टूडेंट था मेरा सऊदी अरेबिया का, जब मैं हार्वर्ड में पढ़ा रहा था, तो उसने एक दिन मुझे एक सवाल पूछा। जब क्लास हो गई थी, मेरे साथ बाहर निकला और कहा कि एक सवाल मुझे पूछना है। मैंने कहा क्या? उनका मैंने यूनिवर्सिटी से लोग कहते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। मैंने कहा पूछो ना। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि हिंदुस्तान में आज, इंडिया में, उन्होंने कहा टुडे इन इंडिया देयर आर 80% हिंदूज, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैंने कहा ये क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आती। क्यों नहीं, क्यों संभव हो सकता 80% हिंदू हो? एक जमाने में तो हम 100% थे। तब उसने कहा देखिए, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की जो ग्रंथ बन रही है सऊदी अरेबिया में, उसमें हम इस्लाम की जो हर जगह विजय हुई है उसकी जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। और हमने ये देखा कि जहां भी इस्लाम ने जाकर कब्जा करके सरकार बनाई, उस देश में हमने थोड़े समय में उसको 100% मुसलमान बना दिया। ईरान की कब्जा की, सारा वो ज़ोरास्ट्रियन को समाप्त किया और ईरान को मुसलमान देश बनाया। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया, बेबीलोन जो बगल में थी, उसको नष्ट किया और एक देश बनाया दोनों को, वो इराक के नाम से। 100% मुसलमान। कितने साल में? सिर्फ 17 साल में। ईरान 15 साल, इसके लिए 17 साल। इजिप्ट ने कब्जा की और हमने उसको 100% मुसलमान बना दी 21 साल में। क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी। और हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियन, और अभी भी आप 80% हिंदू है। इसके पीछे क्या? इसके पीछे यही है, लड़ते रहे, कभी झुके नहीं। और इसीलिए 1947 में हम उस समय 80% प्लस थे, और 80% को, अब इस 80% को कैसे हम संगठित करें
कि ताकि हमारी संस्कृति भविष्य में पिछड़ ना जाए। तो ये हमारी आज जो कल की जो संदेश है वो आज की है। याद रख लीजिए, हमने सिर्फ आर्थिक दृष्टि से हम यानी कामयाबी या सफलता पाई नहीं। हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम के थे। कब तक थे? 1300 AD तक, माने आज से 700 साल तक पहले। आज से 700 साल पहले हम दुनिया के सबसे समृद्धशाली देश थे। इसके सबूत कहाँ है? चाइना से आए थे फासियन, युआनचांग, वास्को ड गामा पोर्चुगल से आए। ये सारे लोगों का जो लिखी हुई ग्रंथ है उसमें साफ लिखा है कि सबसे समृद्धशाली देश है वो हिंदुस्तान है, और दूसरे लोग कहीं नहीं थे हमारे मुकाबले। मैं जब हार्वर्ड में पढ़ रहा था तो वहाँ एक बड़ी सरोवर है, उसमें म्यूनसिपैलिटी ने एक सड़क लगाई थी, तो वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा था, तो सब वॉक के लिए जाते। वहाँ एक साइन बोर्ड खड़ी थी, लगी हुई थी, उसमें लिखा था हियर स्टूड, यहाँ खड़ी थी एक फैक्ट्री जिसका नाम, एक कंपनी की फैक्ट्री जिसका नाम था ट्यूडर आइस कंपनी, और नीचे लिखा था ये ट्यूडर आइस कंपनी आइस यानी बर्फ बेचती थी हिंदुस्तान, इंडिया को वो ट्रेड करते थे मैसेच्यूसेट्स से। तो मैंने सोचा ये बड़ी विचित्र है, 1636 में बर्फ भेज रहे हैं हिंदुस्तान, ये कैसा हो सकता है? तो मैंने गूगल में देखा तो पुस्तक मिला, तो उसको मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया और पढ़ा। तो क्या निकला उसमें कि हर साल जहाज ले करके मैसेच्यूसेट्स से उस समय के जो अमेरिकन पॉपुलेशन थी वो भेजते थे, और वो कांचीपुरम तमिलनाडु में आकर डॉक करते थे और फिर सामान खरीदते थे, हमारी मिर्च मसाला, हमारी कपड़ा, हमारे जो भी कुछ उनके पास नहीं है वो खरीदते थे, और उसको भर भर के वापस ले जाते थे। सोना में वो उसको पेमेंट करते थे। एक दिन कांचीपुरम का राजा, माने वो चोला डायनेस्टी का था, वो भी एक बहुत बड़ा लंबा डायनेस्टी हमारी थी, वो 2000 साल चली। उस चोला का डायनेस्टी के राजा ने इनको बुलाया और पूछा कि इतने देर बार बार आप आते हैं तो संतुष्ट है ना? तो उन्होंने कहा बिल्कुल संतुष्ट है, एक ही बात पर दुख है। कहा क्या है दुख तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि हम खाली जहाज से आते हैं, यहाँ भर भर के ले जाते हैं, आप भी हमारे से कुछ खरीद लीजिए। तब उसने कहा मैं क्या खरीद सकता हूँ आपसे, यहाँ तो हिंदुस्तान में तो सब पैदा होती है, जो कौन सी चीज़ आप पैदा करते हैं जो नहीं कुछ भी आप सोचिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तमिलनाडु में मैंने कभी बर्फ नहीं देखा, हिमालय में बर्फ है परंतु इसके लिए दूर जाना होता है। मैंने सुना कि आपके देश में बर्फ आकाश से गिरती है सर्दी में, तो यदि वो बर्फ लाएंगे तो मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जब विंटर में वो सरोवर फ्रीज हो जाती थी तो सॉडस्ट लगा करके फिर काट के उसको फिर सॉडस्ट में भर के जहाज में रखकर 10,000 के मील की दूरी में वो आकर हमारे देश में आइस बेचते थे, और ये आइस 40 साल के लिए बेचा। ये था हाल अमेरिका का उस समय, और ये था हाल हमारी इंडिया का। तो मैं आपसे कहता हूं कि फिर हम गिरे क्यों? हम गिरे अनेक कारण से। हमारी बीच में फूट थी, वो भी एक कारण था। जैसे जयचंद ने अपने दामाद को उसने धोखा दे दिया, और भी इधर उधर की कहानी थे, पर मूल कारण शुरू में ये नहीं था, ये मोहम्मद गोरी ने बताया। असली कारण, जीते तो निश्चित जो धोखा हुआ पृथ्वीराज चौहान का अपने जयचंद फादर इन लॉ से, उस कारण से तो हुआ, परंतु उन्होंने ये कहा कि असली कारण जीतने का ये था कि हमने आखिर में समझ लिया था कि ये हिंदुस्तानी की संस्कृति, ये हिंदुस्तान के लोगों की संस्कृति क्या है। हमारे लोग कभी नहीं सूर्य उदय होने के पहले मैदान में जाते थे लड़ने के लिए, कभी बगीचा में या कृषि के जामोरे वहां उस खेत में नहीं लड़ते थे। जहां जनता भरी हुई है, जैसे शहर है, शहर में कभी लड़ाई नहीं होती थी। आप देखेंगे हमारी महाभारत, रामायण, जो भी सारे लड़ाई जो हुए हमारे हिंदुओं के बीच में, वो मैदान, खुला मैदान में होता था। और खुला मैदान में होने के कारण अब महल से निकलना पड़ता था।
रामचंद्र जी जब ललकारा रावण को, तो रावण को बाहर आना पड़ा। ये उसने ये नहीं कहा कि अंदर आओ मेरे महल के अंदर, देखो तुम्हारी क्या हाल होती है। वो मैदान में आके लड़ा। कुरुक्षेत्र भी मैदान थी, और इस मैदान में सारा हिंदुस्तान लगा हुआ था। सब कोने कोने से राजा है। ट्रैवंकोर जो है, जो आजकल केरल में मर्ज हो गई है, उस ट्रैवंकोर राजधानी से भी लोग आए थे। उसके राजा आए और उन्होंने देखा दो भाई की लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, परंतु दोनों के लिए मैं खाना पकाऊंगा। तो दोनों जगह में उन्होंने टेंट लगाई और खाना पकाने के लिए फौज के लिए उसने कहा कि यानी हर लोग यानी देश के लिए तो ये एक राष्ट्रीय युद्ध था, और ये मैदान में हुआ, आमने सामने हुआ। तो इसीलिए गोरी आए तो वो खेत में गए, वो नगर में गए, और उन्होंने मारकाट उन जगहों में की थी। और उन्होंने 3 बजे सुबह अटैक की। 3 बजे सुबह अटैक करने के लिए उन्होंने फैसला की, इसीलिए उनको पहले जीत तब मिली थी। और इस कारण से हमारी हार हुई थी। और एक बुरी आदत हमारी में थी, क्षमा करने के लिए। उसको कितने बार क्षमा किया मुझे नहीं पता, हिंदी में आएगी, पर क्षमा कितने बार करोगे? ये बाहर से कोई आएगा उसको तो हम एक बार भी नहीं क्षमा करनी चाहिए। और वो संस्कृति आज भी चल रही है पाकिस्तान के साथ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा और बातचीत करेंगे, और दबाव भी डाला जाता है हमारे ऊपर। मैं हमारी सरकार को दोष नहीं इतना देता हूँ जितना जो दबाव आती है। नहीं, हमारी सिविल सर्विस से, हमारे लेखकों से, हमारी बुद्धिजीवियों से सब प्रेशर करते, नहीं एक और बारी ट्राई करेंगे, एक और बारी करेंगे। तो इन कारणों से हम पिटे पर तो झुके नहीं, लड़ते रहे। आखिर हमारे देश को हमने मुक्त किया। और हमने नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस में कौन सी चीज पर पीछे रहे? हर चीज में सबसे आगे। हमारी सर्जरी थी, हमने मैथमेटिक्स में डेसिमल हमने दी थी। इसीलिए आइंस्टाइन कहते हैं, मैं जब इंडिया का सोचता हूं तो मैं फिर एक विद फोल्डेड हैंड्स आई से थैंक यू इंडिया। क्यों? यू टॉट अस हाउ टू काउंट। नहीं तो पहले तो रोमन न्यूमरल्स में फंसे हुए थे सब। ये डेसिमल, न्यूमरल्स ये हमने दी थी। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, भास्कराचार्य ने कैलकुलस इन्वेंट की थी। अब वो मानने लगे हैं। रॉकेट साइंस आप पढ़िए, वहां की रॉकेट साइंस, जॉर्ज गमाओ जो उनका फादर ऑफ रॉकेट साइंस है अमेरिका का, उनका पुस्तक पढ़िए, या वर्नर वॉन ब्रॉन, उनसे पूछिए, उनके पुस्तक को पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? रॉकेटरी प्रिंसिपल वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय मैसूर किंगडम इन इंडिया। यानी हमने पहले यूज किया, उसको बाद टिपू सुल्तान ने उसकी कब्जा की और कोरोमेंटल पोस्ट में उन्होंने ब्रिटिश पर उपयोग किया। फिर ब्रिटिश ने जासूस बैठ करके चोरी की एक रॉकेट को, उसको लेकर इंग्लैंड में जाकर डुप्लीकेट करके फिर आए उस रॉकेट के साथ। तो इसीलिए हमारे इसमें कोई कमी नहीं थी। अंग्रेज देश की कब्जा करने के बाद जो हमारी जो आधुनिकता होनी थी उसको रोक दिया उन्होंने। रेलवे को आने नहीं दिया, 70 साल के लिए आने नहीं दिया। उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस स्टील बनाने के लिए, ब्लास्ट फर्नेस जो जर्मन्स ने इन्वेंट की थी, उसको हमारे देश में आने नहीं दिया। तो ब्रिटिश की जो 100 साल की रूल थी प्रत्यक्ष, वो उसमें हमने उभरने नहीं दिया। उन्होंने हमें दबा के रखा और फिर उनकी एजुकेशन सिस्टम को बदल कर हमें सबको बाबू और गुलाम बना दिया और एक हीन भावना पैदा कर दी। जो हमारी जो कल की जो बात है वो यह है कि हम लोग बिल्कुल स्वाधीन सोचते थे, नई नई चीज ढूंढते थे। हमने कभी गलती कभी नहीं की। आपको पता है कि हमारे ऋषि ने पहले दिन से कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यूरोप में लगातार 500 साल पहले तक यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाती है। और गैलीलियो बेचारा इटालियन, अब इटली में ऐसे बकवास होती है, उसने कह दिया नहीं, मेरा लगता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज पृथ्वी की चक्कर नहीं लगाती। तो इटालियन ने उनको पीट कर इतना पीटा
कि उसने फाइनली कह दिया मैंने गलती की, मैं इस पर आप अड़ी नहीं। और उन्होंने यही कहा, ये इटालियंस ने, देखते नहीं हो सुबह सूरज उधर है, फिर दोपहर में वहां है, शाम को यहाँ है, तो इसीलिए सूरज जा रही है, कहाँ हम हिल रहे हैं या सूरज हिल रही है। तो इस प्रकार से हमारी ऋषियों ने ऐसे कभी नहीं कहा। ना हमने ये कहा कि भगवान की दी हुई, कोई पैगंबर की दी हुई भाषा को बदल नहीं सकते, संशोधन नहीं कर सकते। सिर्फ कहते हैं कि जो श्रुति है, वेदा, इसको नहीं छू सकते। और उसको तो वो तो बिल्कुल सिद्धांत है, उसमें तो कोई नियम कुछ नहीं बना। नियम बनी है स्मृति में, और उस स्मृति को कभी भी बदल सकते हैं। जैसे यज्ञवाक्या की स्मृति थी, मनु की स्मृति थी, मिताक्षरा की थी, सब बदलते आए। आज भी उस स्मृति को हम संशोधन कर सकते हैं। जो कहते हैं स्मृति में लिखा है कि वो जो मंदिर है केरल में, उसमें महिला नहीं जा सकते, ठीक है उस समय कहा होगा, बट आज हम उसको संशोधित कर सकते हैं। जहाँ पुरुष जा सकता है वहाँ महिला भी जा सकता है, ये नियम है। तो इसीलिए इतनी डायनामिक रिलीजन, इसीलिए ये कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है, इसको हमें समझना चाहिए। अंग्रेजों के काल में हमारे देश को, एक तो हमारी मस्तिष्क, हमारी जो चेतना है, हमारी संज्ञा है, इसको भ्रष्ट कर दिया है। हमें हीन भावना हमारे दिल में पैदा कर दी, जोखिम से डरने की भावना पैदा कर दी, बाबू बनने की मंशा कर दी है। इसको कल में हमें सफलता मिलनी है तो आज उसको बदलना है, और ये बदल सकता है जब शिक्षा में बदल आएगी। और हमें ये जानना चाहिए कि हमारी जो आज तक हमने नीति अपनाई है, सब हमारे देश के अनुकूल नहीं थी। आखिर में हमने ये जो 1947 में या 1950 में हमने ये जो सोवियत इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल जवाहरलाल नेहरू के कहने पर अपनाया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी भूल हुई। 40 साल ये मॉडल चली, दुनिया में कहीं सफल नहीं हुई, सोवियत यूनियन में ही सफल नहीं हुई। मुझे ये नंबूद्रिपाद कहते थे, क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत चलती थी ना, देखो अमेरिका में कितना क्राइसिस चल रहा है, सोवियत यूनियन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। तो अगस्त 1991 में मैंने नंबूद्री को फोन किया, मैंने कहा चौथी बात भी सही है। उन्होंने कहा कौन सी चौथी बात? सोवियत यूनियन भी नहीं है। 16 देश में बट गया है। आज सोवियत यूनियन कहाँ है? आज तो रशिया है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, 16 देश में बटा है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि हमें जो आज जो भी है, ये सारी हमारी पॉलिसी की गलती है, और वो गलती जवाहरलाल नेहरू की जिद के कारण था। उन्होंने किसी को और किसी को बढ़ने नहीं दिया। अब उनके सारी चरित्र तो अब धीरे धीरे निकलेगा। बट चंद बातें मैं बता सकता हूं। उनको तो पहले कांग्रेस पार्टी में जब महात्मा गांधी ने चुनाव किया, वो सारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स को बुलाया और कहा कि इसको कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो 15 में 14 ने कहा सरदार पटेल, एक ने कहा जवाहरलाल नेहरू, और वो भी आचार्य कृपलानी, जिसको महात्मा गांधी ने बुलाकर हाथ जोड़कर कहा कि सारे 15 कह देंगे तो मेरा नाम कट जाएगा, तो कम से कम एक तो जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लें। फिर उन्होंने मनवाया जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को कि तुम ही कह दो कि नहीं नेहरू को बनना चाहिए, और पटेल त्यागी थे, उन्होंने मान लिया। तो प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। और उस एक साल में महात्मा गांधी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने फैसला कर दिया कि ये नहीं होगा ठीक। उन्होंने कांग्रेस का बंटवारा के लिए उन्होंने पेपर तैयार किया कि कांग्रेस अब एक आंदोलन था, अब पार्टी की जरूरत है, तो कांग्रेस को 2 हिस्से में बांट देना चाहिए, एक हिस्सा सरदार पटेल को देना,
एक हिस्सा जवाहरलाल नेहरू को देना है, 2 कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए और यानी नाम बदल सकते हैं, परंतु इन दोनों का बंटवारा होना चाहिए। कांग्रेस जो आज़ादी के आंदोलन की कांग्रेस है उसको समाप्त करना चाहिए। ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने लास्ट विल एंड टेस्टामेंट के पुस्तक लिखकर उन्होंने रिकॉर्ड की है और ये मुझे मोरारजी देसाई ने कहा कि मैंने खुद इसको पढ़ा था। और महात्मा गांधी की आखिरी मीटिंग जो सरदार पटेल से हुई थी उस मैदान में जाने के पहले उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि दुखी मत हो, क्योंकि सरदार पटेल तो रिजाइन देने वाला था डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो उन्होंने कहा दुखी मत हो, मैं कुछ इलाज करने वाला हूँ, परंतु उनकी हत्या हो गई। अब हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे? गोडसे ने जरूर पिस्टल चलाई, ये तो हम जानते हैं, परंतु सिर्फ गोडसे ने चलाई या कोई पीछे से भी 1-2 ने चलाई, ये तो आगे देखने की बात है और इसकी जांच करने की बात है। पर तो मैं ये कहता हूं कि गांधी की हत्या उस समय हो करके सबसे ज्यादा फायदा हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, और वो सर्वसर्व बन गए, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। सरदार पटेल भी 1950 में उनकी देहांत हो गई, तो कौन पूछने वाला था? वो किसी की बात नहीं सुनता था। तो मजाक में मुझे मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं ये बात सही नहीं है। मैंने कहा क्या आप भी उनके पक्ष ले रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, एक व्यक्ति का बात सुनता था। मैंने कहा कौन? एडविना माउंटबेटन। और देखिए कश्मीर का क्या हाल करके गए। जब अंग्रेजों ने देश को बांटा, इंग्लैंड में उनको एक विधायक पास करना अनिवार्य हो गया था हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स में। वो क्या था? थी देश एक ही इंडिया, और उसमें 600 राज्य थे जो अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, बट अंग्रेज एक रेजिडेंट के रूप में बैठता था। बट बाकी प्रदेश को प्रत्यक्ष, यानी एक हिस्सा हिंदुस्तान का प्रत्यक्ष वो राज करते थे अंग्रेज, और दूसरा का अप्रत्यक्ष करते थे। ये था हिंदुस्तान, कोई पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। तो एक पाकिस्तान पैदा करने के लिए उन्होंने कानून पास किया कि जहां, क्योंकि मुसलमान हिंदू इतने बड़ी संख्या में होने के कारण मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकता, और मुसलमानों ने भी ब्रिटिश को साथ दिया, इसीलिए एक देश मुसलमान पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान, और एक देश हिंदू इंडिया, ये 2 देश को हम पैदा कर रहे हैं। ये वो प्रस्ताव उन्होंने पास की, और उसके पार्लियामेंट बहस में भी साफ ये लिखा है। तो मैं आपसे कहने चाहता हूं कि फिर हम हिंदू इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लोगों ने तय किया कि जो मुसलमान वहां नहीं जाना चाहता है वो यहाँ रह सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा है। यहूदी आए, पारसी आए, सीरियन क्रिश्चियन आए, तो हमारे देश में कोई रहना चाहता तो रह सकता है। तो इसीलिए ये तय हुआ। अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर ने कहा नहीं, पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, परंतु अंबेडकर की बात जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं मान सकते। उनको ईर्ष्या इतनी थी अंबेडकर के बारे में। क्यों? क्योंकि अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, वहां उन्होंने PhD ली इकोनॉमिक्स में, एक टॉप क्लास थीसिस लिखी जो आज भी लोग पढ़ते हैं वहाँ। मैंने भी पढ़कर देखा, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में कितना अच्छा पुस्तक उन्होंने लिखा, थीसिस लिखा। फिर लंदन गए, वहाँ जा करके उन्होंने लॉ डिग्री ली, इंडिया आए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। सरदार पटेल के नीचे सरदार पटेल था प्रेसिडेंट, यानी राजेंद्र प्रसाद था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सरदार पटेल था कमेटी चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। तो बनी। अब इस अंबेडकर को हमारी आज़ादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित होने के बाद की कोई मान्यता नहीं मिली। उसको भारत रत्न 1990 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी तब मिली थी, जवाहरलाल नेहरू के काल में नहीं मिली। आज किसी कांग्रेस वालों को हक नहीं है अम्बेडकर के बारे में बात करने के लिए। ये सवाल पूछना चाहिए, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 1955 में भारत रत्न शुरू हुई थी, और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पहला भारत रत्न किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को खुद मिला अपने।
सरदार पटेल को कब तक नहीं मिला? जब तक मैं मिनिस्टर नहीं बना। 1991 में मेरे दस्तखत से मैंने प्रधानमंत्री को लिखकर उसको किया। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कैसे आप सुबह नहीं पटेल की बात कर सकते हो, वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के थे तो सरदार पटेल को क्यों नहीं आपने दिया? इसलिए नहीं दिया तो मेरी इच्छा थी। अब आप कांग्रेस की भावना से देखिए, अंबेडकर को कहते थे भीमराव जी से कभी कभी। और जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गया, वहां फेल हो गया और फिर वापस आया। वहां उस समय ऐसा था कि कॉलोनी से लोग आए, उनको फेल नहीं लिखते सर्टिफिकेट में, कहते हैं जेंटलमैन पास। अब वो बंद हो गया है, अब जेंटलमैन पास नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी भी फेल होकर आया। सोनिया गांधी झूठ से बोल दिया कि कैम्ब्रिज गई, वास्तव में कभी गई भी नहीं, वो 5वीं क्लास पास है। वो आए हिंदुस्तान वापस, और कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू जो फेल होकर आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन सा पंडित है? पंडित है तो अंबेडकर पंडित कह सकते हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था कभी जन्म से नहीं बना था। श्री कृष्ण भगवान गीता में साफ कहते हैं कि ये गुण से, ये डिवीजन ऑफ लेबर था, और उस डिवीजन ऑफ लेबर में जो ज्ञानी और त्यागी थे उनको ब्राह्मण कहते थे। अब जवाहरलाल नेहरू ना ज्ञानी था ना त्यागी था, वो किसी बात पर त्यागी नहीं था। उसी बात तो कहते भोगी था। अब ये चले गए यूनाइटेड नेशंस। हमारे देश अलग बनी, और अलग बनने के बाद ये जो 600 राज्य थे राजाओं का, उस सारे को अंग्रेज ने हाउस ऑफ कॉमन्स के लेजिस्लेशन में देश घोषित कर दिया, स्वाधीन देश घोषित कर दिया। और सरदार पटेल ने बैठ के एक से साम दाम भेद दंड का उपयोग करके उन्होंने इस 600 में 500 से लिखवा लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो ब्रिटिश की बनाई हुई दी थी कि हर देश, हर राज्य जो राजाओं की देश है, वो उनके काल में उन्होंने बनाई थी अपने फायदा के लिए। वो यदि लिखकर दे दे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, और उस कारण से अब जो इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा यदि लिखकर देंगे, तो 500 देशों ने लिखकर दिया कि हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, और उस 500 को हमने विलय किया। 100 गई पाकिस्तान के पास, उसमें कई थे जिनको जबरदस्ती लेना पड़ा, जैसे ये उनका एक प्रांत है सिंध, और ये नहीं जूनागढ़ तो हमारे से, हाँ वो ईरान की बॉर्डर में है। बलूचिस्तान ने कभी नहीं लिखकर दिया, परंतु जबरदस्ती उन्होंने लिया। परंतु हमारे पास राजा कश्मीर ने लिखकर दिया, पहले तो नहीं दे रहा था। फिर जब पाकिस्तान ने फौज भेजी तो डर के मारे भाग के आया, सरदार पटेल से मिला कि मैं आप फौज भेज दो। उन्होंने कहा मैं कैसे फौज भेज सकता हूँ, आप तो इंडिया का हिस्सा नहीं है, जब तक इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे मैं नहीं फौज भेज सकता हूँ। तो फिर सरदार पटेल बनाई दस्तावेज थी, उन्होंने कहा दस्तखत करो मैं फौज भेज दूंगा, नहीं तो तुम पाकिस्तान जाओ। तो उसने फिर दस्तखत किया, मामला खत्म। लीगली कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये यूनाइटेड नेशन चले गए। चले जाने के बाद अब उनको डर आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब हंगामा कर रहे थे, ये कैसा हो गया? तो यूनाइटेड नेशन कैसे चले गए? बाकी लोगों के लिए नहीं गए, इनके लिए क्यों गए? कश्मीर के लिए। तो फिर 370 धारा का ड्राफ्ट आया, जवाहरलाल नेहरू ने फिर उसको शेख अब्दुल्ला को दिया कि जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका एक कैनवस करो। अम्बेडकर के पास आए, कहा कि ये 370 धारा पास होनी चाहिए, अमेंडमेंट। अम्बेडकर ने पढ़ा, कहा कि मैं कोई देशद्रोही हूं, इसको फेंक दिया उन्होंने। फिर सरदार पटेल ने
अम्बेडकर से कहा कि थोड़े दिन के लिए होना चाहिए, तो मान लो मैं नहीं पेश करूंगा। तो अम्बेडकर ने 370 धारा का जो अमेंडमेंट है वो पेश नहीं किया था। पेश किया था अनंत गोपाल स्वामी आएगा, जो उस समय राजा का सेक्रेटरी था, उसको बुला करके कहना पड़ा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू खुद पेश करना चाहिए था, परंतु जवाहरलाल नेहरू डर गए और उन्होंने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट है लंदन में, किसके साथ मैं नहीं बताऊंगा, बट लंदन के अपॉइंटमेंट के लिए वो निकल गए थे और बेचारे सरदार पटेल के हाथ में छोड़कर चले गए थे। कहा कि वे थोड़े दिन के लिए 370 धारा, तो 370 धारा जो जुड़ी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पढ़कर देखिए, कहता है टेम्पररी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। किसी और में टेम्पररी नहीं लिखा है, और उसमें ये लिखा है कि समाप्ति कैसे होगी, यदि राष्ट्रपति विज्ञप्ति जारी करेगा कि ये समाप्त हो गई, वो तुरंत उसी समय समाप्त हो जाएगी। इसके लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। अब 370 धारा इतने साल 70 साल चल गई, ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें 2 संविधान हो और 2 नियम हो, ये तो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कैबिनेट को रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, राष्ट्रपति को भेजना चाहिए कि इसको जारी करो, राष्ट्रपति को अनिवार्य इसको जारी करना पड़ेगा, और जारी होने के बाद ये रद्द हो जा सकता है। अभी क्यों नहीं हुआ, अभी हर चीज पहले दिन ही हो जाएगा। पहले राम मंदिर बनेगा, उसके बाद हमें 40 साल के लिए सारे इकोनॉमिस्ट, अमर्त्य सेन, ये सारे जो लोग हैं जो देश छोड़कर अब भाग गए हैं और अमेरिका में बस गए हैं, उन्होंने ये कहा कि इस देश कभी 3.5% से आगे तेजी से बढ़ नहीं सकती। 1990 में मैं आया था, तब तक मुझे ये सारे कंडेम करते थे, ये अमेरिकन एजेंट है, ये मार्केट का है, ये व्यापारी का दोस्त है। इस प्रकार से मैंने स्वदेशी प्लान एक बार लिख दी और जनसंघ ने उसको पेश कर दी पार्लियामेंट में, और इंदिरा गांधी उस समय में पार्लियामेंट में, मैं तो नया आया था हार्वर्ड से, छोड़कर आया था, मैं तो पार्लियामेंट में नहीं था, बट अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको पेश किया। इंदिरा गांधी ने, उस समय फाइनेंस भी उसके हाथ में थी मोरारजी देसाई की रेजिग्नेशन के बाद, तो इंदिरा गांधी एक दिन पढ़कर आई, पढ़ना ने कोई सिखाया होगा खुद पढ़ने के लिए, वो भी फिर नेहरू परिवार में सब फेल हुए, एक भी बात नहीं। तो वो दूसरे दिन आई और कहा कि ये ऐसा पुस्तक लिखा है, और उसमें उसने कहा कि 10% ग्रोथ रेट हो सकता है, जब अमर्त्य सेन और ये वो सब ने कहा कि 3.5 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, और उसने कहा कि एटम बम बन सकता है। ये क्या पागल है, एटम बम बनेगा तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और वो कहता है कि विदेश से भीख नहीं मांगनी चाहिए कर्जा के लिए। ये सारा ये कहाँ से आया हुआ है, सेंटा क्लॉज है, वो भी उसने कहा कि गिफ्ट दे रहा है सबको, इसको गुमराह हो गई जनसंघ, ये सब कहकर कहा कि बड़ी खेद की बात है, ऐसे व्यक्ति IIT में फुल प्रोफेसर इस कम उम्र, उस समय में 28 साल था, और उस कम उम्र में बन गया, और इसके लिए हमें बड़ी खेद है। दूसरा दिन क्या हुआ, मुझे नौकरी से हटा दिया, और मैं प्रोफेसर 5:30 बजे मुझे चिट्ठी आती है कि 5 बजे से तुम प्रोफेसर नहीं हो। मैंने डायरेक्टर से पूछा ये क्या, हम फुल प्रोफेसर है, परमानेंट है, ये कैसा हो सकता है? उनका ऊपर से ऑर्डर आई है, तुम्हें कोर्ट जाना तो जाओ। मैं कोर्ट गया, 22 साल के बाद कोर्ट ने मुझे रीइंस्टेट किया, और मैं वापस गया। वापस जाकर मैं 1 दिन के लिए मैं प्रोफेसर रहा, रिजाइन किया और कहा मेरा पुराना तनख्वाह सब 22 साल का गया, और तो अभी तक नहीं दिया, क्योंकि मैं 18% इंटरेस्ट मांग रहा हूँ, और जितना देरी करते हैं उतना ज्यादा मिलेगा। अभी जो कोई जल्दी नहीं है मुझे पैसा के लिए। और इस बीच में जनता पार्टी सरकार आ गई, मैं जनसंघ में MP बना, और फिर जनता पार्टी बने और लोकसभा के MP बनकर आया। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हुए, तो उनका मेमोरी तो बहुत तेज है। उन्होंने कहा कि तुम पहले प्रोफेसर होते थे ना? मैंने कहा हाँ।
IIT, क्या हुआ उस प्रोफेसर? मैंने कहा निकाल दिया इंदिरा गांधी ने। अच्छा, तो मैं तुम्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बनाने वाला। मैंने कहा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो सारे बदमाश लोग जिन्होंने मुझे निकाला उनके बीच में मुझे बैठना होगा? उन्होंने कहा चिंता मत करो, उन सबको निकाल दूंगा। और 5 साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इतना हमारे लोगों को दमन किया कि इंडिपेंडेंट विचार नहीं होनी चाहिए, एक राष्ट्रवादी विचार नहीं होनी चाहिए, ये नेहरू परिवार के लोग सब करते आए। इसमें मैं जरूर कहूँगा कि राजीव गांधी भिन्न था, उनकी बड़ी गलती थी, उन्होंने गलत महिला से शादी की, उसके अलावा तो पछताना पड़ा। परंतु वो आदमी एक राष्ट्रवादी था, उसने दूरदर्शन में रामायण दिखाई, सारा पार्टी खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं दिखाऊंगा। बाबरी मस्जिद की ताला खोली, विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने दिया, और उसने 1989 के चुनाव शुरू करते समय उसने कहा कि मैं राम राज्य पर विश्वास करता हूं। और यदि वो होते तो इस कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये सोचना है कि हम इस देश को बनाने हैं तो जापान जैसा देश नहीं बनाना चाहिए। जापान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत है, पर तो उसको कोई पूछता है? वो अमेरिका का पिट्ठू है, वो अमेरिका जो कहती है वही करेगा। तो इसलिए जापान जैसे देश नहीं बनना। हाँ, समृद्धशाली देश बनना है निश्चित, लेकिन हमें अपने देश की जो प्रभु सत्ता है और जो पुरुषार्थ है और जो वीरता है और जो विराटता है, इसको भी प्रकट करने की आवश्यकता है। और हम शांत हो, और तो ऐसा शांत नहीं हो कि दूसरे लोग इसका दुरुपयोग करें। शिव भगवान के साथ तो जो सांप है ना, वो एक दिन शिव भगवान को कहा कि सब जब आपके भक्त आते हैं मुझे देख के डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम तो काटते हो, तो इसीलिए लोग डरते हैं। तो फिर उन्होंने कहा मैं क्या करूँ? सिर्फ जाकर बाजार में तुम खड़े वहाँ चले जाओ और ऐलान करो कि अब से मैं कभी काटूंगा नहीं किसी को, तो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़े दिन देखा कि ये सांप वापस नहीं आया, तो शिव भगवान निकले देखने के लिए क्या हो गया। तो रास्ते में जंगल था, वहाँ देखा ये एक सांप पड़ा हुआ है, जख्म होकर, तो उसकी बुरी हालत और लेटी हुई है। तो उन्होंने पहचान लिया है, अरे तो मैंने क्या हुआ? उसने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप ही ने कहा कि बाजार में जाकर बोलो कि मैं किसी को काटूंगा नहीं, और इसलिए सारे बच्चे लोग लाठी लेकर मुझे मारने लगे कि अब तो तुम काटेगा नहीं, तो हम मारेंगे तुम्हें। तो मैंने कहा ये मूर्ख, मैंने कहा कि बोलो काटूंगा नहीं, पर कभी ये नहीं कहा कि तो मैं हिस्स नहीं करूंगा। तो गया उसको क्या फूका लेगा। तो इसीलिए हमारे देश समय समय पर ये करना चाहिए अपनी ताकत दिखाने के लिए। और तालिका ने ठीक कहा कि हमारे ऊपर दर्द है, तो उस दर्द को उनको महसूस करने के लिए उनको भी दर्द देना चाहिए। तो वही सही पॉलिसी है। तो इसके लिए एक मंशा चाहिए। हमारी मंशा को भ्रष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, और जवाहरलाल नेहरू काल में इसको और थोड़ा सीमेंट हो गया है। तो इस मंशा में नए दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। कल उज्जवल होना है। हम बन सकते हैं जैसे जापान बन गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं, ये लाएं, अमेरिकन के कंपनीज खुलवाएं, ये सब कर सकते हैं, पर तो उससे हमारे देश की शान नहीं बनेगी। हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी कर्तव्य हम पालन नहीं कर सकेंगे। ये तो हमारी संस्कृति को ही फिर भ्रष्ट कर देंगे और हमें सबको अंग्रेज बना देंगे। इन्हीं दिखने में नहीं, पर संस्कार में अंग्रेज बना देंगे और उनके सामने झुकने की। पर जापान को देखिए, किसी बात पर यूनाइटेड नेशन में अकेला बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी मंशा क्यों बदलना है? लोग कहते हैं हम 120 करोड़ लोग की जनता है, हमें क्यों डरना चाहिए? आई थिंक ये तो सब दिमाग की बात है। 1000 बकरी एक जगह में खड़ी है और एक शेर आएगा, तो संख्या तो बकरी के साथ है, पर भागेगा बकरी, क्योंकि उसको डर है, वो भयभीत है। वो उसको पता नहीं है कि इस शेर को घेर लें और लात मारे तो शेर मर जाएगा। उसको ये हिम्मत नहीं है और शक्ति भी वो शेर का, जब से उसकी मंशा नहीं है, वो भी फिर बिल्ली जैसा बन जाएगा। चले जाइए आप सर्कस में, अब क्या देखेंगे सर्कस में? एक पिंजड़े के अंदर
5 तगड़े सिंह, लायन सिंह होंगे, और वो उनको खाना पीना सब अच्छा होगा, और फिर ये बैठे रहेंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर आएगा, और वो फिर दरवाजा बंद करके पिंजड़े के अंदर कहेगा, अच्छा आप ऊपर चढ़ो। सब सिंह बिल्ली जैसे ऊपर चढ़ेंगे। फिर वो कहेगा मुंह खोलो, सब मुंह खोलेंगे, और वो अपना गर्दन एक एक के मुंह में रखेगा और सब ताली बजाएंगे जो दर्शक लोग आए। अगर ये सिंह इसका सिर क्यों नहीं काट देता है, चिकना चूर क्यों नहीं कर देता? क्योंकि जब छोटा से उसको तैयार किया गया है, आज्ञा मानना है, और इसीलिए वो ताकत नहीं जानता है, उसकी शक्ति को नहीं जानता है, वो आज्ञा मानना जानता है। मनमोहन सिंह भी ऐसे ही सर्कस का सिंह था। वो सोनिया से चढ़ता था। आपको आश्चर्य होगा, उस दिन जब नेशनल हेराल्ड में हम गए थे तो ये सारे आरोपी, सोनिया आरोपी और ये सब आए थे, उनको मैजिस्ट्रेट ने खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, वो तो हमारे नियम अनुसार है। और सारे कांग्रेस के प्रमुख लोग आ गए, और आया आखिर में एक मनमोहन सिंह, उसके लिए कोई कुर्सी नहीं दे रहा, कोई हेलो नहीं कह रहा है। कांग्रेस वाले जैसे कोई बाहर से कोई आदमी आया। फिर मैंने मेरे वकील को कहा, भाई ये मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे, इसका तुम खाली तुम खड़ा हो जाओ, इसको सीट दो। मेरे बगल में बैठ कर रहा, और कोई कांग्रेस वाला कुछ नहीं करते। ये हालत होती है जब तुम्हारी मंशा इस प्रकार होती है, झुकने का, आज्ञा मानने का, कोई भी गलत आज्ञा हो उसको मानने का। तो वो बदलना है, उसके लिए चेतना जगाने के लिए हमारे देश में पुनरुत्थान की आवश्यकता है। और इसीलिए हम जो वीरता है, जो हमारे इतिहास में, उसको पढ़ाना है, वास्तविकता बताना है, हमारी शक्तियों को जागृत करना है। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, बता रहा हूं, कोई भी कमी नहीं है। अभी इतने आत्महत्या होते हैं हमारे एग्रीकल्चर, सबसे तेजी से बढ़ने वाली, सबसे समृद्धशाली सेक्टर बनने, कम से कम समय में बनने वाली सेक्टर है सेक्टर एग्रीकल्चर। 12 महीने भगवान ने हमें धूप दिया है। अमेरिका में 5 महीने के लिए बर्फ गिरती है, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। यूरोप में नहीं हो सकता। चाइना में भी अनेक एरियाज है जहां 4 महीने के लिए नहीं हो सकता। हमारे देश में 12 महीने कृषि हो सकती है। इसके माने 3 फसल बो सकते हैं, 3 एग्रीकल्चरल सीजन्स, और 3 गुना हो जाएगी उत्पादन। उसको हम नहीं कर रहे हैं। हमारे सिर्फ 25% जमीन में एक से ज्यादा फसल बोया जाता है, और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो दुनिया में सबसे कम है। जितना चावल पैदा होता है 1 हेक्टेयर में जापान में, उसका 1/7 हमारे देश में पैदा होता है। और जापान को छोड़िए, हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में भी हमें 6 गुना ज्यादा मिलता है। जिस हमारे देश में सिर्फ पानी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज के प्रबंध कर दो, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लगा दो, जो भी, परंतु ये व्यवस्था करोगे तो आपको 6 गुना मिल सकती है। इसी में हर चीज में ये है। हमारे देश में 150 मिलियन माने 15 करोड़ गाय है, औसत में दूध 200 लीटर। इजराइल में गाय है, उनकी जो दूध है औसत में 11,000 लीटर दूध मिलती है। 11,000, क्योंकि ठीक से खिलाते हैं, सब देखभाल करते हैं। यहाँ कोई नहीं देखभाल करता है, क्योंकि हमारी गरीबी के कारण, हमारी परंपरा, इतिहास जो है उसके कारण, उसको तो ठीक करना है। और ये तो संविधान में भी लिखा है कि गाय की रक्षा करनी है और गाय की हत्या को बंद करनी है। और आप तो कहता हूं कि यदि हम इजराइल एवरेज इंडिया में लाएं, 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर दें, तो मैं नासिक कर दूध में तैर के आने पड़ेगा मुझे, गाड़ी से नहीं। इतनी दूध होगी हमारे। और दाम कितना है? आज की दूध की दाम भी यूरोप के तुलना में 1/10 है। इसको क्यों नहीं दूध की निर्यात करें?
क्योंकि हमारे पास पैस्चराइजिंग प्लांट नहीं है, हमारे पास पैकेजिंग प्लांट नहीं है, हमारे यानी जल्दी से फ्रेट भेजने की नहीं है। नासिक से भेजना तो यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। बम्बई जाओ, बम्बई के लिए रेलगाड़ी में जाओ, ये सब तो वो वहाँ से खरीदते नहीं हो, कहते नहीं तुम्हारा क्वालिटी पर डाउट है। ये सब सरकार व्यवस्था बहुत आसानी से कर सकती है। और दूध का एक्सपोर्ट करो। चावल का दाम कितना है? जापान की तुलना में 1/6, साउथ अफ्रीका के तुलना में 1/6, और गेहूं का दाम अमेरिका के तुलना में 1/4। तो क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कोई व्यवस्था नहीं है। गाय मांस का एक्सपोर्ट करने में बहुत तेज है, क्योंकि उसमें सब्सिडी मिल रही है, 13 प्रकार की सब्सिडी मेरे हाथ में होता है। तो गाय हत्या बंद करने के लिए एक ही कुशल रास्ता है, ये सारे 13 सब्सिडीज को बंद कर दो, कोई नहीं एक्सपोर्ट करेगा, तो लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमारे देश में कोई चीज की कमी नहीं। हमारे लोग इतने बुद्धिशाली हैं क्योंकि हमारी परंपरा है, ज्ञान प्राप्त करना हमारी परंपरा थी। वो विदेश में जाते हैं और वहाँ चमकते हैं। कोई गूगल का हेड हो गया, कोई माइक्रोसॉफ्ट का हेड हो गया, तो सारे प्रोफेसर बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि वहाँ के वातावरण बन सकते तो हमारे देश की वातावरण क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। उसके लिए व्यवस्था होनी पड़ेगी, हमारी शिक्षा प्रणाली उस प्रकार होनी चाहिए। आज तो वो बाबू की मेंटालिटी है। हमें ये कहना चाहिए कि हमारे देश की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए नया यंत्र तैयार करो। जैसे पानी की झगड़ा हो रही है अभी तमिलनाडु और कर्नाटक की कावेरी में, दोनों के लिए पानी नहीं है। जितना पानी दोनों मांग रहे उतना नहीं है, तो झगड़ा होते रहती है। अब पानी की कैसे कमी होगी? समुद्र है दोनों तरफ, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नमक हटा करके आप डिसैलिनेशन करिए तो जितना पानी चाहिए मिलेगा। और मैंने जयललिता को कहा कि 4 ही लगाओ, 4 डिसैलिनेशन प्लांट, इतनी पानी मिलेगी कि कावेरी के उल्टे रास्ते से कर्नाटक को पानी भेजने के लिए आपके पास पानी हो जाएगा। लेकिन वो झगड़ा करना पसंद करते हैं, उसमें वोट मिलती है, तो पानी की कमी नहीं। और कई नदियां हैं जो फ्लड होता है उसका, गोदावरी, कृष्णा, और कई हैं जिसमें पानी नहीं है, जैसे वाईगाई है मदुरई में, उसमें पानी ही नहीं है। तो सारे जो नदियां हैं उसको लिंक कर दो, इससे इतनी एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी और ये सारे जो पानी है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो देश की एग्रीकल्चर 25% बढ़ेगी। मैं तो ये कहानी बताते जा सकता हूँ, उसको करना है। अभी मेरी बातों को सरकार ने नहीं मानी है, अभी मैंने शांति से बोली है। 1 साल के बाद उग्र रूप में, तांडव के रूप करके मैं सरकार को समझाने वाला हूँ। इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो, लोग खुश हो जाएंगे, कोई खर्च नहीं करने वाला है। अब हमारे बाबू लोग मुझे कहते हैं कि इनकम टैक्स अबॉलिश कर दो तो फिर कोई आपसे डरेगा नहीं। हम देश सरकार चला रहे हैं, देश को डराने नहीं। हम ये बात तो सही है कि किसी को नियंत्रण में लाना है तो 4-5 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भेज दो, वो सारे ठीक हो जाएंगे। ये चिदम्बरम करता था, वो तो जेल जल्दी जा रहा है। एयरसेल, मैक्सिस, नारकोटिक्स, कई चीजें हैं। जितना दिन वो जेल में रहेगा मैं समझता हूँ कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको शामिल करने में। महाचोर, उसने जितनी दुष्टता की है, वो जो समझौता एक्सप्रेस के लिए उसको कभी नहीं मान सकता, देशद्रोही है, उसको तो निश्चित जेल जाना। तो मैं अब तो कहता हूँ कि ये जो माइंडसेट है, ये मुझे उस समय भी बताया था जब मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया, कि जब फिर कोई नहीं पूछने वाला होगा, सारे इंडस्ट्री सरकारी दफ्तर आना बंद कर देंगे और आपको नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। परंतु नरसिम्हा राव को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने साहस की। क्रेडिट तो चलेगी मनमोहन सिंह को, कोई बात नहीं, आखिर में ये फाइनेंस मिनिस्टर होकर इतनी परिवर्तन लाए, परंतु प्राइम मिनिस्टर होकर कुछ भी नहीं ला सके। तो इसी से लोग समझने लगे कि इसने उस समय भी कुछ नहीं किया था। ये नरसिम्हा राव और मैं बैठ के रोज करते थे कि ऐसा करना चाहिए। तो नरसिम्हा राव की दोष क्या थी, क्यों कांग्रेस पार्टी उसको मानती थी? क्योंकि 1991 में जब चुनाव हुए थे उसमें मैं उस समय मंत्री था चंद्रशेखर सरकार में, लॉ मिनिस्ट्री मेरे हाथ में थी। हमने चुनाव को 4 हिस्से में बांटा और मैंने ये तय किया कि पुलिस की व्यवस्था करने में ये आसान होगा।
तब राजीव गांधी की हत्या हुई जब 3 हिस्सा कंप्लीट हो गई थी। चौथा हिस्सा में वो जो जिसको कहते हैं करुणा के जो भावना आई लोगों में इसकी हत्या के बाद, उससे कांग्रेस की सारी 100% सीट मिल गई थी, परंतु वो पर्याप्त नहीं था, वो कम पड़ गया। और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लेकिन उसके परिवार ने समझाया कि ये हिंदुस्तान को तुम संभाल नहीं सकोगे, किसी बुढ़ा को बना दो और वो 6 महीने में मर जाएगा, और उसके बाद उस तक हम दूसरे पार्टी को तोड़ करके मेजॉरिटी बना लेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर बनना। इसीलिए ये मल्टीपल बाईपास 4 हार्ट अटैक वाला नरसिम्हा राव को पकड़ के लाए। वो लेटा हुआ था हैदराबाद में, उसको उठा के लाए और उसको शपथ दिलाई और प्रधानमंत्री बनाया, और जैसे प्रधानमंत्री बने इसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। और सोनिया का बात भी नहीं मानने के लिए तैयार। आगे में 2 साल होने के बाद सोनिया जाकर उनसे कहा कि पार्टी का अध्यक्ष तो मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, परंपरा है नेहरू से इंदिरा से कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वही पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उस घृणा में, उस गुस्सा में नरसिम्हा राव को ना पे कहीं उसका नाम लेने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। मैंने मोदी को कहा था कि जैसे सरदार पटेल के लिए और अम्बेडकर के लिए हम लोगों ने भारत रत्न दी, इस व्यक्ति को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आखिर में मैं इसको आपको ये कहूंगा कि भविष्य में भी वही होगा जो आज तक हुआ, कल और आज हुआ जो कल होगा, यदि हमारी मंशा नहीं बदलेगी। और मंशा बदलने के लिए अब हमें एक होने की यानी दिमाग में भरना चाहिए। हम सब एक हैं, और विज्ञान भी यही कहता है कि हिंदुस्तान में सब एक है। हिंदू कोई भी हो, ब्राह्मण हो या शेड्यूल कास्ट हो, उसका डीएनए एक ही है। राज ठाकरे के डीएनए और यूपी टैक्सी वाला का डीएनए दोनों एक है। हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है, क्योंकि मुस्लिम सारे हिंदुस्तान में जो हैं उनका पूर्वज हिंदू है। क्रिश्चियन तो मानते ही हैं और मुस्लिम भी प्राइवेटली मानते हैं, परंतु ये मुल्ला से डरते हैं, और इसीलिए हम लोगों को इसकी प्रचार करनी चाहिए। और जिस दिन मुसलमान कह देगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है, मैं गर्व से कहता हूं, उस दिन वो हमारी परिवार का हिस्सा बन जाएगा और उसकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। तो पहले तो ये एकता पैदा करें। अब तो जात तो कोई मतलब ही नहीं है, वरना का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों? ब्राह्मण को तो सब त्याग करके उसके पास ना हथियार होगा, ना जमीन होगा, ना धन होगा, ऐसे और सिर्फ ज्ञान होगा और निर्भय होगा, वही है ब्राह्मण। इसीलिए विश्वामित्र क्षत्रिय घर में पैदा हुए महर्षि, और वेद व्यासा जिसने महाभारत लिखी वो उसकी मां मछुआरा थी, वो बन गए महर्षि। इसी प्रकार से वाल्मीकि दलित परिवार में पैदा हुए और वो डकैती करते थे, बदल आई और बने महर्षि, रामायण लिखी उन्होंने। और कालिदासा वनवासी थे, जंगल में वो शाखाएं काटते थे पेड़ के, वो महाकवि बने। और ब्राह्मण कोई गलत काम करेगा उसकी फिर सजा होती थी। जैसे रावण ब्राह्मण था, ये करुणानिधि को नहीं पता था। वो राम की बुराई करते रहता था, और अब उसने रावण को अपना राजा मानता था, अब उसने छोड़ दिया रावण। मैंने जब उसको बताया कि ये ब्राह्मण था तब तो छोड़ दिया, अब सिर्फ राम की बुराई करता है। कभी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है, ये राम को इतना महत्व क्यों देते हो। मैं जब राम सेतु के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था तो मैंने कहा राम सेतु, और हेडलाइन आया स्वामी वॉन्ट्स प्रोटेक्शन ऑफ राम सेतु। तो इसने मुझे फोन किया, ये क्या कर दिया तुमने इसको, ये राम सेतु कब बना, ये तो एडम्स ब्रिज है, ये राम कोई इंजीनियर था, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से उसको डिग्री मिली कि वो सेतु बना सका। मैंने कहा देखिए आप इस तरीके से राम की बात बोलना नहीं चाहिए, मैं आके मिलूंगा अभी जब आप थोड़ा ठंडा दिमाग पे हैं। बाद में वो बीमार हो गया, वो इतनी बीमार हुई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।
और हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। तो मैंने उसको गेटवेल कार्ड लिखा कि कम से कम मैं आशा करता हूं कि राम के पास MBBS है, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। इस प्रकार से लोगों ने दिमाग में बना दिया है। हमें गर्व लेना चाहिए। राम मंदिर कैसे बना सकते हो, तुम घृणा पैदा कर रहे हो, ऐसा लोग कहते हैं। अरे कैसी घृणा पैदा कर रहे हो, पहले वहां मंदिर था और उसको तोड़ के मस्जिद बना। ये सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर इंक्वायरी इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा बनाओ, कमिश्नर इंक्वायरी बैठाई गई, सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, हमने सैटेलाइट इमेजिंग की, जगह को खोदा है, सब करके हम इस राय पर पहुंचे हैं कि यहाँ पहले भव्य मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना। और मंदिर एक बार बन जाए और वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अनुसार बन जाए, आगम शास्त्र के अनुशासन के अनुसार बन जाए, तो वो सदा के लिए मंदिर है। ये कोर्ट का फैसला है, सिर्फ हिंदुस्तान का कोर्ट का नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी जजमेंट है। विदेशों में भी ये माना जाता है कि वो वहाँ पूजा हो रही है, नहीं हो रही है, टूट गई, ध्वस्त हो गई, तब भी वो मंदिर मंदिर है। और मस्जिद क्या है? सऊदी अरेबिया के लोगों से मैंने पूछा, आप ही हैं, केंद्र मक्का आपके पास है, बताइए मस्जिद क्या? वो तो मस्जिद, उन्होंने कहा मस्जिद नमाज पढ़ने का जगह है। मैंने कहा उसको तोड़ सकते हैं? हाँ, सरकार को अधिकार है कि यदि कोई सार्वजनिक काम के लिए आवश्यक है तो हम कहते हैं दूसरे जगह उसको शिफ्ट कर दो, या वो वहाँ के मस्जिद के जो मुतवाली है, जो सुपरवाइजर है, वो मानेगा नहीं तो फिर हम तोड़ देते हैं। सड़क बनाने के लिए तोड़ते हैं, हम अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए तोड़ते हैं। एक बार हमने जिस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया और यूनेस्को ने कहा कम से कम इसको तो छोड़ देते, ये तो इसको तो आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है। उन्होंने कहा कि आप मूर्ति पूजा हमें सिखा रहे हो, ये तो सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़क में पढ़ी जा सकती है, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ी जा सकती है, आपके ड्राइंग रूम में पढ़ी जा सकती है। ये सुविधाजनक जगह है मुसलमान को इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। और यही प्रैक्टिस है टर्की में, यही प्रैक्टिस है कतार में, यही प्रैक्टिस है सब मुसलमान देशों में, पाकिस्तान सहित, जिसमें मस्जिद के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए यानी उसको शिफ्ट किया जा सकता है या उसको तोड़ा जा सकता है। जिसने तोड़ा उनके ऊपर केस चल रही है, वो तो दूसरी बात है। मतलब आज सरकार ये फैसला करे और ये मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहस करने वाला हूँ कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा पूजा और दूसरे तरफ सऊदी अरेबिया से मैं चिट्ठी लेकर आऊंगा और मैं प्रस्तुत करूंगा और कहूंगा कि मस्जिद और मंदिर बराबर नहीं है। और मैं मुसलमान को भी कहता हूं, महाभारत मत हमसे मत कराओ, शिक्षा सीखो हमारी इतिहास से। कृष्ण भगवान ने जब सेना आर पार सामने सामने खड़े थे, तब भी वो गया था दुर्योधन के पास। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम राजधानी रख लो और 5 गांव दे दो। उस अहंकार और घमंड में उसने कहा नहीं, वो सुई के ऊपर जो जगह है वो भी मैं दे दूंगा। उसके बाद महाभारत हुई। तो मैं आज कहता हूं कि 3 मंदिर छोड़ दो, 40,000 में 3 मंदिर छोड़ दो, मथुरा कृष्णा, अयोध्या राम और काशी विश्वनाथ के वाराणसी। और ये सारा मैं समझता हूं कि मुसलमान और हिंदू की रिश्ता बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होगा। और मैं मुस्लिम लीडर से मिलूंगा। अभी ओवैसी से हमारी डिबेट हुई थी, उसने मान लिया कि दिन प्रतिदिन अब हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के लिए वो पक्ष में है, वो होगा तो 1 महीने में सारा समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ इस महीने, इस साल के अंत में हम जरूर निश्चित काम निर्माण करेंगे। और अयोध्या में मस्जिद भी बनाएंगे, परंतु वहां नहीं बनाएंगे, सरयू नदी के उस पार जगह दे देंगे। और मैं आपको एक और मजेदार बात बतानी चाहता हूँ कि वो जो मस्जिद है वो मीर बाकी ने बनाई थी बाबर के हुक्म पर। वो मीर बाकी शिया होने के कारण उसने शिया मस्जिद बना दी। और मस्जिदों का जो इंचार्ज होता है उसका नाम है मुतवाली, वो पारंपरिक होता है, वो आज भी जिंदा है। वो कहता है कि मैं तैयार हूँ, मुझे सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बनाने के लिए मदद कर दो
और आप वहाँ राम मंदिर बना लो। अब ये बीच में सुन्नी वक्फ बोर्ड कैसे आ गई? तो मैंने कहा ये तुम्हारा मस्जिद नहीं है, तुम कैसे इसको मांग सकते हो? कहते हम कहाँ मांगते हैं मस्जिद उस आधार पर, हम कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एडवर्स पोजेशन। आप वकीलों से पूछ लीजिए व्हाट इज एडवर्स पोजेशन। हम इतने साल यहाँ थे इसीलिए हमारा बन जाता है, तो सारा हिंदुस्तान भी बन जाएगा आपका, इतने साल रहे। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है, ये तो भगवान का जगह है, ये पहले से राम मालिक हैं और इसीलिए ये उनका सुन्नी का वक्फ बोर्ड चलेगा नहीं। उनसे भी मैं बात करूंगा, परंतु मैं आपको साफ कहता हूं कि राम मंदिर बनाना हमारी मंशा के लिए जरूरत है। ये 800 साल 800 साल मुसलमान की राज और 200 साल अंग्रेजों की राज हम भूलने के लिए तैयार हैं, परंतु इसके मतलब नहीं है कि जो घोर अपमान हुआ है उसको हम सुधारने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। इस देश में ये तो साफ है कि 80% हिंदू होने के कारण प्राथमिकता यानी प्रभुसत्ता इस देश में बनी है तो हिंदुओं के साथ बनती है। इस देश में लोकतंत्र है तो हिंदू के कारण है, इस देश में सेक्युलरिज्म है हिंदू के कारण है। एक मुसलमान की देश बता दीजिए जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान की राज है और वहां आपको सेक्युलरिज्म है। सऊदी अरेबिया में आप दिवाली मना सकते हो, आप वहां मंदिर बना सकते हो, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हो। कौन सा मुस्लिम देश में आप सत्यनारायण पूजा घर में कर सकते हो? अभी कुवैत में 6-7 लोगों ने किया और उनको निकाल दिया देश से कि आपने सत्यनारायण पूजा करना हमारे देश की जो शुद्धता है उसको आपने भंग किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना धर्म हमारे जैसे करो, अपना धर्म रखो। हम तो मानते हैं कि सारे धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है। एकमात्र धर्म दुनिया में है वो है हिंदू धर्म, जो कहती है कि सारे धर्म से भगवान प्राप्त हो सकती है। कोई और धर्म ये नहीं कहता है, इस्लाम नहीं कहता है, क्रिश्चियनिटी नहीं कहती है। हाँ जरूर हमारे पास और भी धर्म है हमारे देश में, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, परंतु वो सब हमसे पैदा हुए और उन्होंने हमारी रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर नहीं होते क्या हम इस देश में हिंदू होते आज? उनके लिए हमें हर बार याद रखनी चाहिए। तो इस चीज में मैं यही कहता हूं कि सबसे देश को सुधारने के लिए कोई यानी देश सुधर जाएगा, चमक जाएगा, नंबर 1 बन जाएगा, हाईएस्ट ग्रोथ रेट का देश बनेगा, जापान जैसे हो जाएगा। पर जापान से भिन्न होना है तो फिर एक विराट हिंदुस्तानी मंशा पैदा करने की आवश्यकता है। उसके लिए आज हमें ये जहां अन्याय हुआ उसके लिए खिलाफ आवाज उठानी है और जहां हमारे साथ ये हमें एकता करनी है उसके लिए आवश्यक करना है। आखिर में एक बात कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में सारे जो युवा युवती हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हम दोनों मिल करके इस देश में, इस संसार में हम 21वीं शताब्दी में हैं जो ज्ञान की शताब्दी है, नॉलेज सेंचुरी। इसमें कोई शारीरिक शक्ति के आधार पर किसी की प्रमुखता बन नहीं सकती। तो पुरुष और महिला हर चीज में बराबर है और इसीलिए इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान थोड़ा ज़्यादा था पुरुष से। जैसे एक दिन मैं मेरे मित्र के साथ बैठकर ये सवाल किया उसको कि स्वर्ग में हम कैबिनेट फॉर्मेशन करेंगे तो फिर कौन होगा प्राइम मिनिस्टर? तो मेरा फ्रेंड ने कहा कि ब्रह्मा बनेंगे। तो मैंने कहा फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो शिवा और विष्णु होगा। तो कहा ठीक है। मैंने कहा फिर अच्छा मुख्य पोर्टफोलियो देख लें कौन किसके पास होगा। डिफेंस किसके पास होगा? दुर्गा। फाइनेंस किसके पास होगा? लक्ष्मी। शिक्षा किसके पास होगा? सरस्वती। मैंने कहा सब महिला के पास, पुरुष के पास कुछ नहीं है। नहीं कहा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नारद मुनि के पास। ये था स्थान हमारी महिलाओं का। महाभारत हुई महिलाओं के कारण, एक महिला की जिद के कारण। सही है गलत है परंतु उसकी बात सुननी पड़ी। वैसे ही रामायण खत्म हो जाती जब हनुमान वहां पहुंचा और सीता को कहा कंधे में बैठकर मैं ले जाता हूं वापस। उसने कहा नहीं, ये सारे जो महिलाएं यहाँ त्रस्त हैं उनको कौन बचाएगा?
तो राम को आना पड़ेगा, रावण को वध करना पड़ेगा, तब वो मैं आऊंगी। तो महिलाओं की जो रोड है बिल्कुल साफ है। और आज जो ज्ञान की जो राज है, वो जो नॉलेज इकोनॉमी है, जो नॉलेज सेंचुरी है, उसमें महिला और पुरुष को बराबर ट्रीट करने के लिए सबको एक संकल्प लेना चाहिए और उससे मंशा बदलेगी और मंशा के कारण हमारी देश आगे बढ़ेगी। ये कहकर सबको नमस्कार।